कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो देर रात एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा नूडल्स खा रहा था। दुकान वाले ने कहा, जल्दी खाना खत्म करो, शॉप बंद करने का वक्त हो गया है। पर वो आदमी टेबल से नहीं उठता और खाता रहता है। उसने जेब से पैसे निकालकर टेबल पर रखे और रेस्टोरेंट के मालिक को धमकाते हुए बोला, अगर दुकान का शटर नीचे किया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक चुपचाप अंदर चला जाता है। जल्द ही पूरी सड़क सुनसान हो जाती है। पता चला कि ये आदमी एक बेहद ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो यहाँ ली नाम के एक गैंगस्टर को मारने आया था। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क पर चलते लोगों की जेबें काट रही थी। वो ये काम इतनी सफाई से करती है कि किसी को उसका पता नहीं चलता। पर तभी उसने रेस्टोरेंट के बाहर बैठे उस आदमी की जेब काट ली। हालांकि इस बार उसके हाथ कोई बटुआ नहीं लगता, बल्कि उसने किलर की गन ही चोरी कर ली थी। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, उन लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो कोई सबूत भी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे मारने की सोची। पर तभी कोई उनके स्नाइपर को मारकर नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सब उस लड़की को छोड़कर उस आदमी को ढूंढने लगे। किलर जानता था कि जिस आदमी को वो मारने आए हैं वो बहुत खतरनाक है, कभी सामने से हमला नहीं करता और उसका अंदाजा एकदम सही था। ऊपर से गिरने वाला शख्स उनका स्नाइपर नहीं बल्कि वही गैंगस्टर था जिसे वो ढूंढ रहे थे। मौका पाते ही उसने हमला कर दिया और उसके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच वो पॉकेट मार लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में आकर छुप जाती है। वो गुंडे उसे ढूंढते हुए अंदर आए और दुकान का कोना कोना खंगालने लगे। पर तभी वहां की लाइट चली जाती है और अंधेरे का फायदा उठाकर ली ने उन सबको मार डाला। उन सबको इतनी बुरी मौत मरता देख वो लड़की इतना डर गई कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ली एक को वहीं फांसी पर लटका देता है, पर वो रस्सी काटकर फिर से लड़ने आ गया। ली कहता है, तुम्हें जिसने भेजा है उसका नाम बता दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर वो नाम नहीं बताता, जिसके बाद उसने उसे भी मार दिया। इसी बीच एक आदमी वहां से भाग निकलता है, पर ली ने उसका पीछा किया और उसे घसीटकर वापस दुकान के अंदर ले आया। वो लड़की मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी खून में लथपथ उसे गेट पर ही खड़ा मिला। उसे लगा कि वो उसे भी मार देगा, पर वो गैंगस्टर ऐसा नहीं करता और उसकी जान बख्श देता है। वो लड़की वहां से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता, ली ने उसे गोली मार दी, पर इस कोशिश में वो भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसके बचने के आसार बहुत कम थे, क्योंकि उस गुंडे ने उस पर नेल गन से हमला किया था, जिस वजह से उसके दिमाग के अंदर एक कील फंस जाती है, जिसे निकालने पर उसकी जान भी जा सकती थी। वो लड़की चाहती तो वहां से भाग सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसकी मदद करने की सोची। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और इसके 3 साल बाद हम उस गैंगस्टर को दोबारा से देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। उस रात हुए हमले की वजह से उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई, जिस वजह से उसे अपने अतीत से जुड़ी कोई बात याद नहीं थी। फिलहाल वो एक छोटी सी शॉप चलाता है और अपनी बेटी यूई के साथ रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन कुछ गुंडे दुकानों में घुसकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। उन्हें एक पेपर पर सबके साइन चाहिए थे, ताकि वो यहाँ की दुकानों को तोड़कर उसकी जगह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। एक आदमी ली की शॉप में घुसा और कहा, ओए बुढ़े, ये घड़ी ठीक कर सकता है क्या? ली कहता है, हाँ बिल्कुल, बताएंगे कौन सी घड़ी है। जिसके बाद वो आदमी उसे एक टाइम बम देता है और कहता है, अगर इसे अगले 10 मिनट में ठीक नहीं कर पाया तो मैं ये दुकान तोड़ दूंगा और तुझे यहाँ से जाना होगा। उधर एक ऑर्फनेज में हम उन गुंडों के बॉस यून को देखते हैं जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो बोला, यहाँ का मालिक भाग गया, अब यहाँ की मालकिन तू है, चल अब साइन कर। लेकिन जब उस लड़की ने साइन करने से मना किया तो उसे उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने को कहता है, जिसके बाद मजबूरन उसे साइन करना पड़ा। इसी बीच उसके लोग बाकी दुकानदारों को भी परेशान कर रहे थे। उन्होंने सैलून चलाने वाले को गंजा कर दिया और मसाज वाले की पीठ छीलकर उन्हें बहुत जलील किया, ताकि सब डर कर पेपर पर साइन कर दें। लेकिन ये दुकानें ही उनकी कमाई का एकमात्र जरिया थी, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। पर तभी यूई ने सबको बताया, अंकल ली ने सबको कहा है कि वो पेपर पर साइन कर दें। ये सुनते ही सबने तुरंत पेपर पर साइन कर दिए, क्योंकि ली की बात कोई नहीं टालता था। यून के लेफ्ट हैंड ने उसे बताया, बॉस, ली को छोड़कर सबने साइन कर दिया है। जिसके बाद यून उसकी दुकान के बाहर आकर खड़ा हो गया और देखा कि वो तो सच में उस घड़ी को ठीक कर रहा है। ली उस बॉम्ब को लेकर बाहर आया और उसे यून के हाथ में रखकर उसका डायल घुमा दिया। उसे लगा वो मजाक कर रहा है, पर तभी उस बॉम्ब का टाइमर चालू हो जाता है, जो देख वो बुरी तरह डर गया। यून ने बॉम्ब को फेंकने की कोशिश की, पर ली ने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाता। इससे पहले उसके चीथड़े उड़ जाते यून अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉम्ब को दूर फेंक देता है। हालांकि वो बम फटता नहीं, क्योंकि ली ने पहले ही सारे एक्सप्लोसिव्स निकाल दिए थे। उसने कहा, अब बहुत हुआ, पागलपन मत करो,
पर यून कहाँ किसी की सुनने वाला था। उन सब के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और इसी बीच एक गुंडा यूई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर ली ने एंड मौके पर उसे बचा लिया। इसके बाद ली गुस्से में अपनी शॉप में गया और वहां से एक गन उठाकर उसे यून के सर पर तान दी। ली बोला, ये सब बंद कर दो वरना गोली मार दूंगा। पर यून को लगा कि ये गन भी उस बॉम्ब की तरह नकली है, इसलिए वो उसे जरा भी सीरियस नहीं लेता, पर गन में सच में गोली थी। ली के ट्रिगर दबाते ही गोली चल जाती है, जिससे यून मरते मरते बचा। ली को खुद यकीन नहीं होता कि आखिर इस गन में गोली आई तो आई कहां से, क्योंकि ये वहां सालों से खाली पड़ी थी। जो भी हो, लेकिन इसके बाद यून और उसके गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वहां एक पुलिस वाला आया जो पूछताछ के लिए ली को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब क्योंकि वो ली को जानता था, इसलिए वो उस पर कोई केस नहीं बनाता। उस गन के साथ साथ उन्हें उसके घर में 7 लोगों के पासपोर्ट भी मिले थे, जिसके बारे में ली को कोई आइडिया नहीं था। साइमन उसकी मदद करता है और कहता है, अगर कोई पूछे तो यही कहना कि तुमने उन गुंडों को डराने के लिए गोली चलाई थी। ली हैरान था कि आखिर वो आज उस पर इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन फिर उसे पता चला कि असल में साइमन उस ऑर्फनेज वाली लड़की को पसंद करता था और उससे जानना था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। इसके बाद साइमन कुछ सवाल जवाब के लिए उस लड़की के पास जाता है। वो बिना दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में घुस गया और देखा कि किम नहा रही थी, जिसके बाद वो तुरंत बाहर निकल जाता है। यूई, जिसने उसे देख लिया था, कहती है, इस डोनेशन बॉक्स में पैसे डालो वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप किम को नहाते हुए देख रहे थे। साइमन बोला, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर यूई बहुत चालाक थी, वो उसके सारे पैसे डोनेशन बॉक्स में डलवा लेती है। साइमन किम को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन बेचारे को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। असल में 3 साल पहले ली ने जिस पॉकेटमार लड़की की जान बचाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि किम थी। उस दिन से ही किम नए नाम और नई पहचान के साथ इस शहर में रह रही है। इसी बीच हम ली को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्त होंग से मिलने जाता है। आज जो हुआ उसे लेकर वो बहुत परेशान था। उसने होंग से पूछा कि 3 साल पहले मेरी दुकान में कुछ हुआ था। मैंने काफी कोशिश की पर मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। होंग अगर उसे सब सच बता देता तो ली उसे पागल समझता और कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए उसने उसे वो रात याद दिलाने की कोशिश की जिस रात उस पर हमला हुआ था। होंग ने उसे नूडल्स का बाउल थमाया और उसके सर पर एक रेनकोट डालकर ऊपर से पानी गिराने लगा। ली को लगा वो पागल हो गया है, पर होंग कहता है, बस चुपचाप नूडल्स खाते रहो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। ली ने वैसे ही किया और कुछ ही देर में उसे आईने में उस किलर का चेहरा दिखाई देने लगा जो उस रात उसे मारने आया था। इसी बीच होंग ने पीछे से गन निकाली और उसे शूट करने ही वाला था कि तभी ली उसे पकड़ लेता है। हालांकि ये सब बस उसका वहम था। होंग कहता है, देखा, तुम फंस गए ना मेरे जाल में, तुम गन चलाना अभी भी नहीं भूले। ली को लगा कि होंग बस मजाक कर रहा है, जिसके बाद वो उठकर वहां से चला गया। पर इतने सालों में ये पहली बार था कि उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाई दी। उसके दिमाग ने सच और वहम के बीच की दीवार तोड़नी शुरू कर दी थी। वहीं साइमन किम से अकेले में कुछ सवाल जवाब करता है। वो कहता है, 3 साल पहले अंकल ली की शॉप में कुछ हथियारबंद लोगों ने चोरी की थी। चोरों के बारे में किसी के पास खबर नहीं है, लेकिन मैंने गवाहों के बयान पढ़े हैं। उस हादसे के कुछ दिन पहले ही किसी ने तुम्हें वहां देखा था। तो बताओ, तुम वहां क्या कर रही थी? किम तुरंत समझ जाती है कि अगर वो ऐसे ही छानबीन करता रहा तो बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगा। इससे अच्छा था कि उसे जो चाहिए वो उसे दे दे। वो बोली, ऑफिसर, मुझे पाने की कोशिश कर रहे हो या फंसाने की? किम उसके और करीब आई और कहा, मैं अंकल ली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम उन्हें परेशान मत करो। पास आते आते वो उसके बहुत करीब आ जाती है, पर तभी साइमन बोला, ठीक है, मैं उनका नाम क्लियर करवा दूंगा। साइमन दिल का अच्छा आदमी था। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि अगर हम दोनों के बीच में सच में कुछ होता है तो उसकी वजह अंकल ली हो। वो चुपचाप वहां से चला गया, पर तब तक किम ने बड़ी चालाकी से उसकी जेब से अंकल ली के खिलाफ सारे सबूत निकाल लिए थे। उसने देखा कि सब पासपोर्ट एक से नहीं है। साइमन को कभी अंकल ली पर शक नहीं होगा, जिसके बाद उसने यूई को उसे ये पासपोर्ट्स वापस लौटाने को कहा। यूई अंकल ली के पास आती है और देखती है कि उन्हें बहुत चोट आई थी। उसने उन्हें पट्टी बांधी और कहा कि दोबारा कभी किसी से ना लड़े, पर तभी उसकी नजर पासपोर्ट की फोटो पर पड़ती है। उसने देखा कि ली की आंखें सभी पासपोर्ट्स में छपे लोगों की फोटोज से मेल खाती थीं। उसने कहा, अंकल, ये सारे आपके हैं, मैं इन्हें वापस देने आई हूँ। पर ली कहता है, नहीं बेटा, ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं? देखो, ये सब अलग लोग हैं। लेकिन यूई उन सब के चेहरे छुपाकर ली को सिर्फ उनकी आंखों पर ध्यान देने को कहती है। जब ली ने गौर से देखा तो पाया कि उन सब की आंखें उसकी आंखों से मेल खा रही थीं। वो कुछ और समझ पाता उससे पहले ही किम ने उसे सारे पासपोर्ट्स छीन लिए और कहा, आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये आप हो।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसे थे और ना ही इससे कि आगे कैसे रहेंगे। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी कैसे हैं। आप हम सब के लिए मसीहा है और इस बात को कभी मत भूलिएगा। इसके बाद यूई वो सारे पासपोर्ट्स पुलिस को वापस लौटा देती है। इसी बीच जब ली मार्केट जाने के लिए अपनी शॉप से बाहर निकलता है तो उसे यून और उसके गुंडे घेर लेते हैं। वो सब मिलकर ली को खूब पीटते हैं और ये सब वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। साइमन की नजर जब सर्विलांस फुटेज पर पड़ी तो वो दौड़कर ली को बचाने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गुंडे ली को अधमरी हालत में छोड़कर भाग चुके थे। इसके बाद उसे जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने 3 साल पहले ली को मारने की सुपारी दी थी। उसे लगता था कि ली मर चुका है, पर तभी वो न्यूज में ली को देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है। उसके लोग कहते हैं ये बस एक बूढ़ा आदमी है जिसे कुछ गुंडों ने पीटा है, पर सिर्फ वोंग ही जानता था कि वो कितना खतरनाक है। इसके बाद उन्होंने पुलिस के सर्विलांस कैमरा हैक किए और पिछली रात की फुटेज देखी। वीडियो में दिख रहा था कि ली उन लोगों से पिट रहा है, पर वोंग उन्हें बताता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं है, बस लगता है कि वो मार खा रहा है, पर असल में वो अपनी मजबूत खोपड़ी से उनके मुक्कों को तोड़ रहा है और वो अपनी कोहनी के बल गिरकर उनकी नाक को भी तोड़ रहा है। उसका हर एक वार सटीक और छुपा हुआ है। उन लोगों ने उसे नहीं पीटा, बल्कि उन गुंडों को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स साइमन को बताते हैं कि ली के दिमाग में एक कील फंसी हुई है और वो दिमाग के उस हिस्से में है जहां इंसान अपनी सारी यादें स्टोर करता है। शायद इसलिए उन्हें पिछली जिंदगी का कुछ याद नहीं। इसके बाद सवाल जवाब के लिए साइमन उसके रूम में जाता है, पर ली वहां नहीं था। इसी बीच हम यून को देखते हैं जो ली को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसकी दुकान को तोड़ देता है, पर जैसे ही उन्होंने शॉप की छत गिराई, ऊपर से ढेर सारी लाशें गिरी जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थीं। ये वही लोग थे जो 3 साल पहले ली को मारने आए थे, पर ली ने उन्हें मारकर दीवारों में चुनवा दिया। उन लाशों को देखकर यून और उसके गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। उनमें से एक बोला, अंकल ली, मैं आपके घर को फिर से ठीक कर दूंगा, प्लीज हमें कुछ मत करना। पर ली इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था। वो बोला, मैं ऑफिसर को बुला कर लाता हूँ, तब तक इस बीच इन लाशों पर नजर रखना। पर उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहां वोंग के लोग आते हैं और यून के लोगों को मारकर वहां से सारी लाशें गायब कर देते हैं। यून छुपकर सबको बेरहमी से मरते हुए देखता है, पर वो इतना डर गया था कि उसमें उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं होती। जल्द ही ली पुलिस वालों को लेकर आ गया, पर तब तक वो वहां से उन लाशों का नामो निशान मिटा चुके थे। पुलिस ने यून से इसके बारे में पूछा, पर यून उन्हें कुछ नहीं बताता, जिसके बाद ऑफिसर को लगने लगा कि ली उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, जिसके बाद सच्चाई जानने के लिए साइमन ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की सोची। उन्हें पता चला कि जिस समय ये वारदात हुई उस समय सारे कैमरे ऑफलाइन चले गए थे, पर तभी ली की नजर एक कार पर पड़ी जो इस दौरान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई थी। उसने जल्दी से उस कार को ट्रैक करने को कहा और पाया कि वो कार अभी इस वक्त एक स्पा के बाहर खड़ी है। दोनों जल्दी से वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ लोगों का एक ग्रुप उन लाशों को डिस्पोज कर रहा था। साइमन उन्हें रंगे हाथों अरेस्ट करना चाहता था, पर ली उसे समझाता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वहां अकेले जाना सही नहीं। लेकिन साइमन कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो हाथ में गन लिए अंदर घुस गया, पर वोंग को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है, जिसके बाद उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने लोगों को भेजा। उन्होंने कहा, स्पा बंद हो चुका है, पर साइमन बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। इसके बाद उसने कपड़े बदले और तौलिया लपेटकर अंदर आया। वो देखता है कि वहां कोई लाश नहीं थी, पर तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े खून पर पड़ी और वो समझ गया कि इन लोगों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। वो वोंग की ओर देखकर कहता है, तुम यहाँ के नहीं लग रहे, कहीं बाहर से आए हो क्या? पर वोंग को उसकी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोला, इस शहर में कई पुलिस वाले हैं, पर उनमें से कुछ हर साल मारे जाते हैं। इसकी वजह जानते हो? क्योंकि अपनी ड्यूटी के बाद वो घर वापस नहीं जाते और उन केसेस में छेड़खानी करते हैं जो उनके नहीं होते। साइमन समझ गया कि वो उसे धमकी दे रहा है, पर वो किसी की गीदड़ भक्कियों से डरने वाला नहीं था। वो कहता है, तुमने एक क्राइम सीन को बर्बाद किया, लोगों की बॉडी को डिस्पोज किया और अब एक और क्राइम किया है, एक पुलिस वाले को मारने की धमकी देकर। वो अपनी गन की ओर हाथ बढ़ाता है, पर वो वहां से गायब हो चुकी थी। एक लड़की ने उसे पकड़ लिया और उसे डुबाकर मारने की कोशिश की। इसी बीच साइमन देखता है कि उन्होंने सारी लाशें पानी के अंदर छुपाई थीं। इससे पहले वो उसे मार देते। वहां ली आ गया और कहा, उसे जाने दो, पर वोंग जो उसी के इंतजार में था उस पर गोलियों की बारिश कर देता है। ली किसी तरह उन गोलियों से बचते हुए उसके एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। जल्द ही वहां पुलिस भी आ गई, पर पकड़े जाने से पहले वोंग वहां से भाग जाता है।
पुलिस को लगा कि ली ने ही उसे मारने की कोशिश की है, जिसके बाद उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। साइमन की जान तो बच गई, पर अब वो उन्हें कैसे समझाता कि ली ने ये सब नहीं किया। सीनियर अफसर कहता है, हमें जो भी सबूत मिले हैं वो सारे तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी शॉप में जो लाशें मिली वो सब गंभीर रूप से घायल थे। ऑटोप्सी से पता चला कि उन सभी को एक ही गन से मारा गया था। अपने ऊपर इतने संगीन इल्जाम सुनकर ली बहुत घबरा जाता है। वो बोला, सर मैंने ये सारे मर्डर्स नहीं किए। पर अफसर कहता है, मेरे साथ गेम मत खेल समझा। मैंने पागलों का नाटक करने वाले कई क्रिमिनल्स देखे हैं। साइमन कहता है कि वो निर्दोष हैं, पर सीनियर अफसर ने उसे बताया कि ली इस केस का मेजर सस्पेक्ट है। हमने उसका फुल बॉडी चेकअप करवा लिया है। इसके सर के अंदर उस कील के अलावा इसकी बॉडी पर 21 और जख्मों के निशान है। 4 चाकू के जख्म, 13 गोलियों के जख्म, बम के 3 जख्म और 9 ऐसे जख्म जो इतने गंभीर है कि उनसे जान भी जा सकती है। साथ ही उसने उसे पिछले 20 सालों में हुए सारे मास मर्डर्स की फाइलें दिखाई और हर क्राइम सीन पर उन्हें एक ही पैटर्न मिला जो उन 7 लोगों के मर्डर्स से मेल खाता है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो बस एक आम बुढ़ा है? हमारे सामने जो आदमी है वो असल में एक सीरियल किलर भी हो सकता है जिसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। ये सब जानने के बाद साइमन की बोलती बंद हो जाती है और अब वो भी ली को नहीं बचा सकता था। ली अपनी सेल में बैठा ही था कि तभी वोंग उससे दोबारा मिलने आता है। इस बार वो उसका वकील बनकर आया था। ली पूछता है, तुम कौन हो और मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जिस पर वोंग बोला, सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने क्या किया था। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले वोंग ली का स्टूडेंट हुआ करता था और दोनों एक बहुत बड़े माफिया के लिए काम करते थे। पर एक दिन ली ने उन्हें धोखा दिया और अपने बॉस समेत उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ली को पता चला कि उसके हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं और उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें उसके सबूत थे। ली कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर वोंग बोला, यही सच है, तुम एक कातिल हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, जो पेन ड्राइव तुमने छुपा रखा है उसे मुझे दे दो, वरना मेरे लोग तुम्हारी बेटी और ऑर्फनेज के बच्चों को मार देंगे और उनकी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। ली गुस्से में उस पर हमला करता है, पर तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे लॉकअप में डाल दिया। वहां से जाते वक्त वोंग की नजर यून पर पड़ी। वो जानता था कि उसने उन्हें देख लिया है, इसलिए उसे मारना जरूरी है। जिसके बाद उसने एक सिगरेट जलाई और उसे लाइटर के साथ पावर सप्लाई में रखकर वहां से चला गया। उधर ली अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद उसने यून को उसे मारने को कहा। जब यून ने उसे मना किया तो वो बाकी कैदियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद सारे कैदी मिलकर उसे पीटने लगे। उनसे मार खाते वक्त ली के दिमाग में फंसी वो कील अपनी जगह से हिल जाती है, जिससे उसे सब याद आ गया। इससे पहले वो उसे पीट पीट कर मार डालते ऑफिसर्स ने उसे सेल से बाहर निकाल लिया। उसे तुरंत मेडिकल सपोर्ट की जरूरत थी, पर तभी वोंग की रखी सिगरेट से शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां की लाइट चली गई। जिसके बाद ली, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, अचानक से उठ खड़ा होता है और साइमन के सर पर बंदूक रखकर पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। उसने कहा, अगर किसी ने चालाकी की तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इसी बीच वो नोटिस करता है कि वो लोग एक स्नाइपर के निशाने पर थे। उससे बचने के लिए वो जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गया, पर तभी एक बड़ा सा ट्रक पुलिस बैरियर को तोड़कर अंदर घुस आया। ली ने देखा कि ये तो होंग है, जिसके बाद वो जल्दी से वैन में बैठकर वहां से फरार हो गया। पुलिस उनका पीछा करती है, पर उनसे निपटने के लिए होंग के पास एक से बढ़कर एक हथियार थे। ली को पता चला कि 3 साल पहले होंग ने ही उन लाशों को ठिकाने लगाया था और तब से ही उसकी याददाश्त वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। होंग ली को बताता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद वोंग ने हमारे पुराने मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैलाई कि बॉस के परिवार को ली ने मारा है और तुम्हें वांटेड घोषित कर दिया गया। हालांकि मुझे भरोसा था कि वो काम तुमने नहीं किया। मैंने वोंग को तुम्हारी मौत के बारे में झूठ बोलकर गुमराह किया ताकि तुम्हें बचा सकूं और सच्चाई सबके सामने आ जाए, पर तुम्हारी याददाश्त ही चली गई। ली बोला, मैं जानता हूं उन्हें किसने मारा है। मेरे पास सबूत भी है, लेकिन पहले हमें वोंग को ढूंढना होगा। उसने बच्चों को किडनैप किया है। बच्चों के बारे में सुनते ही किम कहती है, अंकल ली, आप उन्हें बचाएंगे ना? पर ली बोला, मुझे एक जरूरी काम है, तुम खुद ही उन्हें बचाओ। याददाश्त लौटने के बाद ली एकदम से बदल गया था। अब उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। वो साइमन के पैर के पीछे एक प्रेशर बम लगा देता है। साइमन बोला, अंकल ये बम नकली है ना, आप मेरी जान तो नहीं लोगे? पर ली कहता है, एक बार पैर हटा के तो देखो। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़ के वोंग को ढूंढने निकल जाते हैं। जल्द ही वहां पुलिस पहुंच गई, पर साइमन उन्हें खुद से दूर रहने को कहता है। आखिर में उसने ली पर भरोसा किया और बम से पैर हटा लिया। बम तुरंत नहीं फटता और उसे लगा कि ली को अब भी उसकी परवाह है, पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस ट्रक के चीथड़े उड़ गए। उधर हम वोंग को देखते हैं जो ली का इंतजार कर रहा था।
उसने देखा कि पुलिस ने ली को चारों ओर से घेर लिया है। वो किसी हाल में उस पेन ड्राइव को पुलिस के हाथ नहीं लगने दे सकते थे, इसलिए वो खुद उसे लेने जाता है। इसी बीच वोंग, जिसे सब याद आ गया था, जल्दी से उस पेन ड्राइव को बाहर निकालता है और वहां से जा ही रहा था कि तभी वोंग ने उस पर हमला कर दिया। उससे बचने की कोशिश में पेन ड्राइव नीचे गिर जाती है, जिसे वोंग ने तुरंत उठा लिया। उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया था, जिसके बाद उसका एक हैकर उन पुलिस वालों पर ढेर सारे ड्रोन्स छोड़ देता है जिसमें एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे। उनके फटते ही कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो जाते हैं, पर तभी ली ने उन सब की मदद की और उन्हें सुरक्षित जगह ले आया। अफसर बैकअप बुलाने की कोशिश करता है, पर उन लोगों ने सारे सिग्नल्स जाम कर दिए थे। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, लेकिन ली के पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन था। वो सब एक साथ बाहर निकलते हैं। ड्रोन्स ने उन पर हमला करना चाहा, पर तभी उन्होंने एक डिस्को बॉल घुमा दी, जिसकी चमक से ड्रोन्स कंफ्यूज होकर क्रैश कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब किम ऑर्फनेज पहुंची तो उसने वहां वोंग के गुंडों को बैठा हुआ पाया। किम बड़ी चालाकी से उनके ग्रेनेड्स चोरी कर लेती है। वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां यून आ जाता है और किम से मदद मांगने लगा, क्योंकि वोंग के गुंडे उसके पीछे पड़े थे। पर उसे क्या पता था कि वो लोग पीछे ही बैठे हैं। किम ने उन पर ग्रेनेड फेंके और वहां से भागने की कोशिश की, पर वो लोग उसे घेर लेते हैं। इससे पहले वो उसे मारते वहां ली आ जाता है। वोंग के सबसे ताकतवर आदमी और उसके बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर वोंग उसे भी मार गिराता है। इसी बीच एक लड़की उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है, जिससे वो बाल बाल बचे। इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाती ली ने उसे उसकी बाइक समेत कुचल दिया। उधर जब वोंग ने पेन ड्राइव को ओपन किया तो उसे पता चला कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, जिसके बाद वो अपने हैकर को उनका सबसे डेंजरस वेपन निकालने को कहता है। पुलिस ने सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, पर जब वो उन्हें लेकर जा रहे थे तभी उस हैकर का ऑटोमेटिक वेपन उनके मोशन को डिटेक्ट करके उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। उसका निशाना इतना सटीक था कि बस कुछ ही सेकंड्स में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। होंग जानता था कि इसे कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। उस हैकर को लगा कि वो लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर होंग ने उसे बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला। वो उसे मशीन बंद करने को कहता है, पर हैकर ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच फाइट होती है, पर बूढ़ा होने के बावजूद होंग उसे कड़ी टक्कर देता है। हैकर उसे मारने ही वाला था कि तभी किम ने उसे एक जोर का झटका दिया, जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। इसी बीच साइमन उसके लैपटॉप को पानी में फेंक देता है, जिससे वो मशीन खराब हो गई। होंग ने कहा, ग्लव्स की वोल्टेज बढ़ाओ, पर उससे पहले ही हैकर ने उसे पकड़ लिया। वो किम को गोली मारने ही वाला था कि तभी साइमन बीच में कूद पड़ा और उसे गोली लग गई। साइमन मर रहा था। वो बोला, मुझे मौत का डर नहीं है, बस इस बात का डर है कि मैं कहीं प्रमोशन से पहले ही न मर जाऊं। पर अब जब गोली लगी है तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। वो कहती है, अगर मुझे पाना है तो मरना मत, और उसे एक जोर का झटका देती है, जिससे साइमन फिर से जिंदा हो गया। उधर वो हैकर उन्हें वहीं मरते रहने के लिए छोड़कर उस मशीन गन के पास आता है। वो सबको गोलियों से भूनने ही वाला था कि तभी ली ने उसे एक जोर की टक्कर मारकर उसका भी काम तमाम कर दिया। अपने दिमाग में लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने वोंग को देखा। ली को सब याद आ गया था। हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले वोंग ने कंपनी के साथ गद्दारी की थी और दुश्मन को उनके सीक्रेट बेच दिए थे। जब बॉस को इसके बारे में पता चला तो उसने उन्हें भी मारने की कोशिश की, लेकिन ली उसे रोक लेता है। बॉस वोंग को मार देना चाहते थे, लेकिन ली ने ही उनसे उसकी जान बख्शने की विनती की, जिसके बाद बॉस ने उसे जाने दिया। ली जब अपने घर वापस जा रहा था तभी उसे याद आया कि वो कुछ भूल गया है, और जब वो उसे लेने वापस आया तो उसने देखा कि वोंग ने बॉस के पूरे परिवार को मार दिया था। ली गुस्से में वोंग पर हमला करता है, पर वोंग ने उसके हाथ में चाकू घुसा दिया। उसे वो पेन ड्राइव चाहिए था, नहीं तो वो यूई को मार देता, जिसके बाद ली उसे वो पेन ड्राइव दे देता है। वोंग ने जैसे ही गन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ली तुरंत उसे हथकड़ी पहना देता है। अब दोनों में से कोई वहां से नहीं भाग सकता था। वोंग ने देखा कि उसकी घड़ी में एक ट्रैकर है और एक ड्रोन मिसाइल सीधा उन्हीं की ओर आ रही है। उसे लगा ये एक चाल है, पर ली उसे बताता है कि मेरे सर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। उस दिन तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, पर इस बार तुम्हें मार कर ही रहूंगा। उसने साइमन को यूई को वहां से ले जाने को कहा और उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगा जो उसके साथ बिताए थे। जल्दी ही वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वोंग ने तुरंत उस हथकड़ी को काट दिया। वो उसे गोली मारना चाहता था, पर मरे हुए को मारने का क्या फायदा, ये सोचकर वो पेन ड्राइव लेकर वहां से चला गया। इस बार उसके हाथ में सही वाली पेन ड्राइव लगी थी, पर तभी उसने उसमें एक रेड लाइट जलती हुई देखी। वो समझ गया कि इसमें एक ट्रैकर लगा हुआ है। वो ड्रोन मिसाइल जो ली की ओर जा रही थी अचानक से उसकी ओर मुड़ जाती है। इससे पहले वोंग कुछ समझ पाता, वो सीधा जाकर उसकी कार से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ उसका काम तमाम कर दिया।
असली पेन ड्राइव तो ली के पास थी, जिसे वो होंग को सौंप देता है। उस दिन के बाद किसी ने ली को नहीं देखा। किसी ने कहा कि उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया, तो कुछ कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही मर गए। उनका अंत जो भी हो, पर इस बस्ती का हर एक इंसान अंकल ली की कहानी जानता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि यून अपने अंदर सुधार कर अच्छाई के रास्ते पर आ जाता है और साइमन को उसका प्रमोशन मिल गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।